हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज क्लास है जो वो इलेक्ट्रीशियन का सेमेस्टर फर्स्ट है, जो पहला उसका चैप्टर है सेफ्टी से रिगार्डिंग, उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे क्योंकि अब सीवीटी परीक्षाएं होने लगी हैं। तो सीवीटी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं पे आधारित ये वीडियो है। तो सेफ्टी का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। चेतावनी चिन्ह क्या होते हैं? वह चिन्ह होते हैं जो आपको वार्निंग साइन होते हैं, जैसे येलो कलर का बेस होता है और ब्लैक कलर से लिखा होता है। आवश्यक चिन्ह जो होते हैं वो नीले कलर के बेस पे बने होते हैं, व्हाइट कलर से लिखा होता है। जो निषेधक चिन्ह हैं वो रेड कलर के साइन से बने होते हैं, और जो सूचनात्मक चिन्ह हैं वो ग्रीन कलर वाले से बने होते हैं। तो यहाँ पे ये जो है, तो अभी इसमें जो आपकी कॉपी दिख रही है वो आपको ब्लैक एंड वाइट में दिख रही होगी, इसलिए इसमें अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। नहीं तो ये सूचनात्मक चिन्ह है, आपका ग्रीन कलर में बने होते हैं, ये मेडिकल का साइन है। अगला है क्वेश्चन, अग्नि का समन क्या है? अग्नि का समन, अग्नि को मतलब बुझाने का काम। अग्नि को बुझाने को हम दो प्रकार, अग्नि किस किस चीज़ से जलती है? सबसे पहले जलती है, उसके लिए फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और तापमान होना चाहिए। इन तीनों में से हम किसी एक को अलग कर देंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। अब पहला ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना। अब अग्नि में ईंधन मिलाएंगे तो अग्नि बुझेगी तो है नहीं। अग्नि से ईंधन निकालना, अग्नि से हम जब ईंधन निकालेंगे तो जलती हुई अग्नि से ईंधन निकालना आसान नहीं है ना। तो अग्नि से तीसरा ऑप्शन है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी चौथा ऑप्शन आपको इससे अच्छा मिल रहा है, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ये करना आसान होता है। जल का तापमान से भी बुझाई जा सकती है, लेकिन कुछ लिमिटेड आग है। यदि ज़्यादा बड़ी आग लगी होगी तो जल में ऑक्सीजन होता है तो वो और बढ़ जाएगी, तो बुझा ही नहीं जा सकता। वैसे जल से बुझाने की प्रक्रिया को स्टार्विंग कहा जाता है। स्टार्विंग एक मेथड होता है जिससे जल से तापमान कम किया जाता है। और तो अब इसमें हम तापमान, उससे अच्छा ऑप्शन यदि अपने पास है कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, वो कैसे कर सकते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करके हम उसको कम कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो डी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? भौतिक हानि मतलब फिजिकल हजार्ड क्या है? धूम्रपान से तो आपका जो होगा वो शारीरिक हजार्ड होगा। और फिर है वाइब्रेशन, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वाइब्रेशन होता है उससे आपको फिजिकल डैमेज हो सकता है, यहाँ पे वाइब्रेशन होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है? अग्निरोधक क्या कहलाता है? फायर एक्सटिंग्विशर, आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर में एक पिन लगी होती है। पहले हम पिन को निकालते हैं, फिर जहाँ पर हमको आग बुझाना उस तरफ उस पाइप का मुँह करते हैं, और फिर उसको ऑन करते हैं, और फिर चारों तरफ ऐसे ऐसे मूव करके आग को बुझाते हैं। तो सही क्रम क्या है? पहला ही ऑप्शन है, खींचना, निशाना लगाना, दबाना, दबाना मतलब उसको ऑन कर देना फायर एक्सटिंग्विशर को, और सॉरी घुमाना और दबाना, वो दबाना और घुमाना, घुमाना फैलाना। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, पहले घुमाएंगे फिर दबाएंगे, नहीं, गलत है। धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना, नहीं। धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम, नहीं। तो वो जो फायर एक्सटिंग्विशर को उपयोग करने का सही तरीका क्या होता है? पहले उसकी पिन निकालिए, पिन निकालने के बाद अपना हॉर्स पाइप पकड़ लीजिए, तभी उसको ऑन करना है। यदि ऑन पहले कर देंगे तो उसका प्रेशर इतना होता है कि पाइप यहाँ वहाँ भागने लगेगा, आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। पाइप पकड़ लीजिए, निशाना लगा लीजिए, ऑन कीजिए, और फिर उसको चारों तरफ ऐसे आपको कवर करते हुए बुझा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 5S कॉन्सेप्ट। जो 5S कॉन्सेप्ट होता है आप जानते होंगे, पहला शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन। तो उसमें पूछा गया है 5S परिकल्पना में कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? तो चौथा चरण होता है। पहला कौन सा होता है? पहला कौन सा होता है? शॉर्ट, दूसरा है सेट इन ऑर्डर, तीसरा है साइन, चौथा स्टैंडर्डाइजेशन और पांचवा है सस्टेन। क्वेश्चन नंबर 6, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तार का लूप बनाना है आपको, तो कौन सा प्लायर का प्रयोग किया जाएगा? आपको पता है प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर रहता है, नोज प्लायर रहता है, नोज में फ्लैट नोज, राउंड नोज। तो जब राउंड नोज जो होता है उसकी नुकीली नोज निकली होती है, और राउंड होता है, जो कभी रिंग बनाना होता है तो उससे आसानी से बन जाता है। तो फ्लैट नोज, लॉन्ग नोज, राउंड नोज, डायगोनल कटिंग जो कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है आपका राउंड नोज प्लायर। पिंसर का उपयोग क्या है? पिंसर आप जानते होंगे, जैसे बढ़ई बढ़ई के पास देखे होंगे, कील कहीं ठोक दी, उसको निकाला जाता है तो पिंसर से पकड़ के निकाल लिया जाता है। उसके पीछे पिन को
थोड़ा ऊपर उठाने, कील को ऊपर उठाने के लिए बना होता है और फिर उसको पकड़ के खींच के निकाल दिया जाता है। तो पिंसर का प्रयोग क्या होता है? फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, छोटी व्यास के तार को काटना, लकड़ी में से पिन तथा कीलों को निकालना। लकड़ी में कोई कीले पिन वो कीलें लगी हुई हैं तो उसको हल्का सा ऊपर उससे पीछे वाले भाग से रिमूव करेंगे और आगे की जबूनी से पकड़ के खींच देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन साइन, निषेधक चिन्ह। सॉरी ये है मैंडेटरी साइन। ये आपका उस कलर में होता है, ब्लू कलर में होता है मैंडेटरी साइन। ये है आवश्यक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 8 का है आवश्यक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इनका ये समझ लेते हैं कि ये चिन्ह है आवश्यक चिन्ह, मैंडेटरी साइन। जितने भी नीले कलर के साइन बने होते हैं, आपने देखा होगा कहीं ब्लू कलर के साइन बने होते हैं, तो वो सब मैंडेटरी साइन होते हैं। वार्निंग साइन, जहाँ पे कहीं बिजली बिजली का खतरा होता है, पीछे येलो कलर का प्लेट होता है और ब्लैक कलर से लिखा होता है डेंजर, तो वो है सचेतक चिन्ह। अगला है सूचनात्मक चिन्ह, जहाँ ग्रीन कलर के बने होते हैं, जैसे एग्जिट, एंट्री, तो वहाँ पे ग्रीन कलर का पूरा वो होता है, व्हाइट कलर से लिखा होता है, तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन साइन। एंड प्रोहिबिशन साइन, निषेधक चिन्ह। निषेधक चिन्ह तो वो होते हैं जहाँ रेड कलर का गोला बन के ऐसे क्रॉस होता है रेड कलर की पट्टी से, जैसे धूम्रपान में वर्जित है तो वहाँ पे आप देखे होंगे क्रॉस लगा रहता है, मोबाइल वर्जित है तो उसमें लिखा होता है, तो वो निषेधक है। तो ये है मैंडेटरी साइन में आता है। उसके बाद मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? सचेतक चिन्ह मतलब वार्निंग साइन के पीछे का भाग का रंग क्या होता है? तो येलो होता है और ब्लैक कलर से लिखा होता है। अगला, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? विद्युत उपकरण में जब भी आग लगती है सबसे ज्यादा तो खतरा यही रहता है कि आप किसी चीज से ऐसी आग बुझाना सावधानी पूर्वक, कहीं जल फेंक देंगे तो पूरे में नमी हो जाएगी, आपको शॉक भी लग सकता है। तो वहाँ के लिए स्पेशल बनाए जाते हैं, हेलोन टाइप का वो बना होता है जो उस आग को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? अपशिष्ट निपटान मतलब जो आपका वेस्टेज बचा होता है उसको निपटाने के लिए कौन सी विधि है जो हीट प्रोड्यूस करती है? तो पुनर्चक्रण में होती है लेकिन कम होती है। पुनर्चक्रण मतलब किसी चीज़ को दोबारा उपयोग कर लेना, और खाद खाद डालना, कंपोस्टिंग करना। तीसरा भास्मीकरण। भास्मीकरण क्या कहलाता है? इसको हम कोई भी जो वेस्टेज मटेरियल होता है उनको गर्म करके उनको रिसाइकिल में लिया जाता है। तो भास्मीकरण में बहुत ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है, इसलिए जो गर्मी पैदा करती है वो है भास्मीकरण वाली विधि। उसके बाद धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का प्रयोग करना चाहिए? पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब जो आपके सेफ्टी के लिए जो इक्विपमेंट प्रयोग किए जाते हैं। तो धुएं से सुरक्षा के लिए कौन सा करेंगे? जब वेल्डिंग करते हैं, जैसे एग्जांपल वेल्डिंग कर रहे हो उस समय जो धुआं उठ रहा, तो हमको नाक को बचाना चाहिए। नाक को सबसे ज़्यादा बचाना जरूरी है, क्योंकि वो धुआं अंदर चला गया तो हमको बहुत नुकसानदेह होगा। तो नाक कवच का प्रयोग करेंगे। नोज मास्क। क्लियर। अगला है बीआईएस का पूर्ण रूप क्या है? ये तो सब कोई जानता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जो आपका बीआईएस अप्रूव होता है, कोई भी चीज़ होती है उसमें लिखा होता है बीआईएस अप्रूव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारी भार उठाने के लिए स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? भारी भार मतलब ज़्यादा वजन है तो उसको उठाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो जनरली हम क्रेनों का प्रयोग करते हैं। और सीलिंग, सीलिंग क्या होती है? सीलिंग किसी भी ऑब्जेक्ट में उसमें पहले फंसाई जाती है, फिर उस सीलिंग को ही क्रेन के हुक में फंसाया जाता है। तो क्रेन और सीलिंग का प्रयोग करके हैवी वेट को उठाया जाता है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है। लेयर रोलर का प्रयोग करके आप एक लिमिटेड जगह पर खिसका सकते हो, जैसे थोड़ा सा जगह पे खिसकाना है तो नीचे रोलर लगा के उसको खिसका दिया। लेकिन आपको क्रेन को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे भी, ऊंचाई पे भी रखना है तो भी रख जाएगा, ऊंचाई से नीचाई पे भी रख जाएगा, कहीं भी दाएं बाएं खिसक सकता है भारी वजन। अगला है आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? मैंने बताया था उसके पहले वाले क्वेश्चन में। स्टार्विंग एक प्रोसेस है जिसमें जब आग जल का प्रयोग करके हम तापमान को कम करते हैं उसको बोलते हैं स्टार्विंग, उसको बोला जाता है स्टार्विंग। सामने आपको एक पीपी किट दिख रही है, इस पीपी किट का नाम क्या है? तो ये क्या है आपका? नाक से बचाएगा, सर का कवच है, चेहरे का कवच है, या हाथ स्क्रीन है? ये चेहरे का कवच है, फेस को बचाएगा ना, फेस शील्ड है। जब इसको हेलमेट के साथ जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में हेलमेट के साथ अटैच कर लेते हैं, तो कहीं ग्राइंडिंग करना या कुछ करना तो वो फेस में कड़ाने से बचाता है। उसका है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बताती है? जिसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा बचती है वो है रिसाइकलिंग।
रिसाइकलिंग में सबसे ज़्यादा एनर्जी बचती है, आपको कम से कम एनर्जी में पुनर्चक्रण हो जाता है। वाष्पीकरण में आपको पता है बहुत सारी हीट पैदा करनी पड़ेगी, इन सब में ज़्यादा आपको कॉस्टिंग आ जाएगी। सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग प्लस एनर्जी आपकी जो सेव करती है वो रिसाइकलिंग प्रोसेस करता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। छाती और यदि पेट में चोट हो तो नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव वाली विधि करते हैं। मतलब आपको उल्टा लिटा देना है, दोनों हाथ को आगे ऐसे कर देना है, भुजाओं को ऊपर कर देना है, उल्टा लिटा देना है और उसकी पीछे दबाव डालना है ताकि वह सांस लेने में उसको आसानी हो। क्योंकि उसके कई मेथड होते हैं, सेफ्रम विधि होती है और एक माउथ टू माउथ होती है, माउथ टू नाक भी होती है। लेकिन जब यदि छाती और पेट में चोट लगी हो तब आपको ऐसे उल्टा लिटा के ही करना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर है नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य के खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। मतलब कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियल है जहाँ पे इंडस्ट्रियल में आप काम कर रहे हो और संक्रमण मतलब इन्फेक्शन का खतरा किसमें हो सकता है। विद्युत में नुकसान होगा, यदि इलेक्ट्रिकल हजार्ड लगेगा तो सीधा शॉक ही लगेगा। संक्रमण में बायोलॉजिकल हजार्ड जिसमें आपको हो सकता हो अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाए या ऐसा कोई चीज़ आ सकता है। इस औजार का उपयोग क्या है। पिंसर बताया था ना मैंने, पिंसर जिससे कील निकालते हैं। ये पीछे जो होता है इसमें हल्का सा कट बना होता है यहाँ पर, तो उससे और यहाँ पर हल्का सा कट बना होगा तो उससे कील को थोड़ा ऊपर उठाते हैं, आगे की जमूरे से पकड़ के उसको खींच के कील को बाहर निकाला जाता है। तो ये है क्वेश्चन आंसर सी, एक्सट्रैक्ट नेल फ्रॉम वुड, मतलब कीलें, लकड़ी से कीलें निकालना, उसके लिए इस औजार का प्रयोग करते हैं। इसका नाम क्या है, पिंसर। क्वेश्चन नंबर 21, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। तो उसके होंठ के चारों ओर का रंग नीला पड़ जाता है, होंठ के चारों ओर का रंग नीला पड़ जाता है, उससे आप पहचान लेंगे कि इसको दिल का दौरा पड़ा है। ये फर्स्ट एड के जो चैप्टर है उसमें सिखाया जाता है। अगला है, इस औजार का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इस औजार का क्या नाम है। औजार का फोटो तो दिया नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में इन्होंने औजार का फोटो नहीं दिया है और पूछा है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। औजार का नाम दिया होता तो बताते, जब इसमें टूल का नाम है ही नहीं क्वेश्चन में तो कहाँ से बता सकते हैं। यदि टूल का नाम होता तो हम बताते कि क्या है, कौन सा टूल है, कुछ भी हो सकता था। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। अच्छा, वार्निंग साइन, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह, सूचना। ये है आपका मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह मतलब यहाँ पे हैंड ग्लव्स पहनने हो, वहाँ पे बना होगा कि हैंड ग्लव्स का चिन्ह बना होगा, मतलब आपको यहाँ पे हैंड ग्लव्स पहनने आवश्यक है, यहाँ पे हैंड ग्लव्स पहनना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, पीड़ित के रक्त को बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। सबसे पहले मलहम लगाएंगे कि चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखेंगे कि चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करेंगे, चोट लगे हुए भाग पर दवा डालेंगे। यदि कोई तेज चोट लग जाएगी, आपको भी जनरली चोट लग जाती है, तो आप सबसे पहले वहाँ दबाते होगे ताकि ब्लड रुक जाए, क्योंकि आप डायरेक्ट ड्रेसिंग करने के लिए जब तक सामान आमान इकट्ठा करोगे तब तक काफ़ी ब्लड लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले उसको दबाना है ताकि उसका ब्लड बहे ना, ब्लड होल्ड रहे, फिर उसके बाद ही आप बाकी की चीज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट एड में उसने बोला है प्राथमिक चिकित्सा लगाई जाती है, सबसे पहले आपको बहाव को रोकने के लिए उस भाग को दबा लेना ताकि आपका ब्लड ना बहे। फिर जिसने फर्स्ट एड का कोर्स कर रखा होगा वो आराम से उसका मलहम लगा के या उसकी ड्रेसिंग कर सकता है, लेकिन सबसे प्राइमरी काम होता है उसको ब्लड को रोकना। छोटी मोटी चोट लगी है, आप थोड़ी देर दबाए रहिए, अपने मन से ब्लड शांत हो जाता है, तो रुक जाता है। तो ब्लड को दबाने से, थोड़ी देर होल्ड करने से काफ़ी हद तक उसको रोका जाएगा। ज़्यादा ब्लड बह जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति के स्रोत के संपर्क में। यदि कोई किसी को करंट लगा है और वह ऑलरेडी उसमें चिपका हुआ है, मतलब करंट में लगा और सर्किट ऑन है, ऐसा नहीं कि उससे करंट लग के गिर गया है, अभी लगा हुआ है, तो क्या करना चाहिए। हाथों द्वारा खींचें या धक्का दें, हाथों द्वारा खींचेंगे तो आपको भी शॉक लग जाएगा। दूसरा है, अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी नहीं, जब तक आप जानकारी देने कॉल डायल करेंगे तब तक सामने वाला व्यक्ति मर चुका होगा। किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं, यदि आप किसी दूसरे को बुलाएंगे जब तक वो आएगा तब तक उसकी जान जाने की संभावना है। अगला है, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति बंद कर दें, मतलब जो वहाँ पे जहाँ से सप्लाई आ रही है उन संयोजकों को बंद कर दें, सप्लाई कट कर दें, तो उसका इलेक्ट्रिक शॉक लगना बंद हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि आप वो काम सबसे पहले जल्दी कर सकते हैं।
बाकी किसी को बुलाएंगे, अपने अधिकारी को बताएंगे, तब तक तो काम हो जाता है। इतना टाइम तो देता नहीं इलेक्ट्रिक शॉक में जिंदा रहने के लिए। अगला है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? तो जहाँ पर ये क्रॉसिंग करने के लिए बना होता है, पैदल क्रॉसिंग करने के लिए, वहाँ पर ये वाले सिंबल बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यदि पीड़ित के सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? गोल्डन आवर। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ज़्यादातर मतलब यदि 5 बार एग्जाम होता है तो 4 बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले के 30 मिनट जो होते हैं वह स्वर्णिम घंटा माने जाते हैं, मतलब उसके गोल्डन आवर माने जाते हैं। गोल्डन आवर क्या कहलाता है कि चोट लगने के बाद ये वो ज़्यादा वह मरने वाला हो, ऐसी कंडीशन हो जाए, तो जो शुरुआत के 30 मिनट होते हैं यदि उस टाइम पे हम पहुंचा दें डॉक्टर तक तो डॉक्टर उसे बचा सकता है, वरना फिर उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो वहीं बोला जाता है गोल्डन आवर कि उतने टाइम वो पहुंच जाएगा तो बच जाएगा, डॉक्टर उसे किसी स्थिति से बचा ही लेता है। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? तो बेहोश रहने पर बुलाने पर उत्तर न देना, होश में रहने पर बुलाने पर उत्तर न देना, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, और है पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। जब कोई कोमा में चला जाएगा तो उसको आप बुलाइए पुकारिए, लेकिन वह उसको कुछ सेंस ही नहीं होगा, वो आराम से लेटा ही रहेगा। और ये उसके आंसर किए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और सभी के आंसर इसमें दिए हुए हैं। तो आप दोबारा जब कभी इस वीडियो को दोबारा देखें तो आपको वो आंसर मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में फिर आगे